नमस्कार दोस्तों, 13 अगस्त 2021 के डेली करंट अफेयर्स डेली न्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहली न्यूज, आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद। रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ब्रीफ इंटरैक्टिव सेशन लिया आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद। अब चूंकि नारी शक्ति आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वुमेन एम्पावरमेंट का एंगल यहाँ पे आ जाएगा। ये जो प्रोग्राम कंडक्ट करवाया गया है आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद, ये कंडक्ट करवाया है DAYNRLM के अंदर, यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर। और यहाँ पे वुमेन रिलेटेड जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको मदद करने की बात की जा रही है। मोदी जी ने यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स को लॉड किया है, उनकी प्रशंसा की है और उन्होंने बोला है कि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा सकती हैं। इनफैक्ट यहाँ पे मोदी जी ने 4 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की भी बात बोली है। इन्होंने बोला है कि सरकार 1625 करोड़ यानी 1625 करोड़ रुपीस रिलीज करेगी टू स्ट्रेंथन मेंबर्स ऑफ 4 लाख SHGs, यानी 4 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स को 1625 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक और स्कीम बनाई गई है PMFME, प्राइम मिनिस्टर्स फॉर्मलाइजेशन ऑफ द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर लगभग 25 करोड़ रुपया रिलीज किया जा रहा है एज सीड मनी टू 7500 SHG मेंबर्स और लगभग 4.13 करोड़ रुपया रिलीज किया जा रहा है 75 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को। कुल मिला के किस मिशन को प्रमोट करने के लिए? प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, मतलब माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस में, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में छोटे लेवल पे एंटरप्राइजेस को आगे लाने के लिए 75 FPOs के लिए 4.13 करोड़ और 7,500 SHG मेंबर्स के लिए 25 करोड़ रुपए अनाउंस किया गया है अंडर PMFME स्कीम। अब बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो वैसे तो आपको पता होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में, बेसिक जानकारी फिर से दे दे रहा हूँ। ये एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होती है। होता क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर इलाके में, मान लो जैसे मैंने आपको बताया था सरदार सरोवर डैम जब बना था तो वहां पे जो रहने वाले लोग थे वो फिशिंग का धंधा करने लगे थे, लेकिन जब वो फिशिंग का धंधा कर रहे थे तो बहुत सारा प्रेशर उनके ऊपर एक्सटर्नल आ रहा था। तो इन लोगों ने अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिया। आप किसी भी चीज में इन्वॉल्व हो, चाहे मिल्क प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो, चाहे कपड़े बनाने की इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो, आप अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हो। तो उस सेल्फ हेल्प ग्रुप में लोकल लेवल पे जो एक कम्युनिटी होती है ना, वो अपना एक ग्रुप बना लेगी और काम को अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी। तो कहते हैं ना यूनिटी स्ट्रेंथ। अगर हर इंसान इंडिविजुअली अलग से धंधा करेगा कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन 15 से 20 लोग मिलकर धंधा करेंगे वो कमजोर नहीं पड़ेंगे। तो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में लगभग 10 से 25 लोकल वुमेन होती हैं इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 40। ऐसा जरूरी नहीं है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में वुमेन ही होंगी, लेकिन यहाँ पे वुमेन सेंटर्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप को फोकस किया जा रहा है। ज्यादातर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इंडिया में ही है, हालांकि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की कुछ और कंट्रीज में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप खुले हैं। गॉट इट? तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत प्रकारों से काम करता है। किसी एक बिजनेस को चलाने में ये 10 से 15, 20, 25 मेंबर जो भी हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। फिर क्या है कि थोड़ा थोड़ा पैसा हर मेंबर कंट्रीब्यूट कर सकता है सेल्फ हेल्प ग्रुप के फंड में। फिर किसी को मदद पड़ी तो भाई जरूरत के हिसाब से पैसा उसको उधार पे दिया जा सकता है, ठीक है ना। बैंकों के साथ डीलिंग की जा सकती है, किसी ट्रेड बॉडी के साथ डीलिंग की जा सकती है। तो अगर यूनिटी के साथ यहाँ पे लोग चलते हैं तो सबका बेनिफिट होगा, और इंडिविजुअली अगर इंसान चीजों को अप्रोच करता है तो उसका एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है। इसीलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में ये न्यूज आपको काम आएगी। 2 स्कीम आपको यहाँ याद रखनी है। PMFME स्कीम, इसके अंदर जो भी सरकार ने भी किया है, और एक DAYNRLM के अंदर आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद स्कीम। तो आपसे बोला जाए कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमारी सरकार क्या क्या कर रही है, तो आप आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद स्कीम को कोट कर सकते हैं। 1625 करोड़ रुपया दिया जा रहा है 4 लाख SHG मेंबर्स को, इस बात को भी कोट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर नहीं किया है, इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। अगर आपको सच में इन वीडियो से बेनिफिट हो रहा है, जो भी मेरे रेगुलर फॉलोअर्स उनको मैं स्पेसिफिकली बोलता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को पहुंचाओ। इंस्टाग्राम पे ध्यान से जरूर फॉलो कर लो, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबाओ दोस्तों। ज्वाइन बटन की जरूरत है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ इफ पॉसिबल क्लिक द ज्वाइन बटन एंड बिकम अ मेंबर। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको PDF भी मिल जाएगी इस पर्टिकुलर लेक्चर की, और डेली के बेसिस पे जो मैं अपनी वेबसाइट harshitdwedi.com पे करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स अपलोड करता हूं उनके लिंक्स भी मिल जाएंगे। तो द एग्रीकल्चरल मिनिस्टर्स ऑफ SCO, सरकार यहाँ पे बहुत सारे
स्टेप्स ले रही है ताकि इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को बढ़ाया जा सके और लेबोरेटरी में जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डिजाइन की जाती है उसको ग्राउंड लेवल में इंप्लीमेंट किया जा सके। ऐसा किसने बोला है? ऐसा श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बोला है, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है। कहां पे? 6th मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल मिनिस्टर्स ऑफ एससीओ। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके एग्रीकल्चरल मिनिस्टर्स की 6ठी मीटिंग हो रही थी और इस मीटिंग के दौरान यहाँ पे हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने ये बोला कि भैया इंडिया बहुत सारी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ले रहा है रूरल यूथ, फार्मर्स और फार्म वुमेन की हालात को ठीक करने के लिए। आपसे एक सवाल है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर्स हैं, कौन कौन से वो मेंबर्स हैं और इंडिया पाकिस्तान इसके मेंबर कौन से सन में बने। हो सके तो अपने दिमाग पे जोर करके आंसर बताओ, गूगल पे सर्च मार के तो हर कोई बता देगा। फिर आगे बात करते हैं कि भाई इंडिया ने एग्रीकल्चर में बहुत सारे माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन की बजाय व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और प्राइस सपोर्ट सिस्टम फॉर फार्मर्स, ऐसे कुछ बहुत मेजर इनिशिएटिव्स इंडिया में चल रहे हैं और ये हमारे पॉलिसी मेकर्स का विजन है कि हम ऐसा कर पाए। ये बोल बच्चन टाइप इंडिया की बड़ाई वाली बातें एससीओ की मीटिंग में बोल के आए हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर। देखिए ये तो बोलना ही पड़ेगा, अगर आप इंटरनेशनल फोरम पे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप अपनी कंट्री की तारीफ करोगे, बुराई नहीं करोगे। खासकर एससीओ जैसे फोरम में जहां पे चाइना जैसी कंट्रीज है जो कि इतना प्रोपोगेंडा फैलाती हैं अपनी तारीफ में, तो हमें भी अपनी करनी पड़ेगी। इंडिया की बात की जाए तो हम बहुत सारी फूड कमोडिटीज को प्रोड्यूस करते हैं जैसे सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, एग और फिश। अगर बात की जाए एससीओ की तो भैया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही, तो कोई एग्रीमेंट हुआ होगा इन द कोऑपरेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जी हाँ, हुआ था। 11 जून 2010 को हुआ था ये ताशकंद में और इसके लिए एक प्लान भी बनाया गया था, एक्शन प्लान 2021 से लेकर 2025 तक। इस एक्शन प्लान के हिसाब से ये कंट्रीज आपस में मिलजुल के क्या करेंगी, तो कोऑपरेशन करेंगे एग्रीकल्चर के इलाकों में। जितने भी एग्रीकल्चर के प्रॉमिसिंग इलाके वहां पे कोऑपरेशन करेंगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर फूड के ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, फूड सिक्योरिटी को अपहोल्ड करेंगे, ज्वाइंट साइंटिफिक रिसर्च करेंगे, एकेडमिक एक्सचेंजेस करेंगे, फार्मिंग एग्जीबिशंस और फेयर्स एक दूसरे की कंट्री में लगाएंगे। ये सब बातें यहाँ पे बोली गई हैं। फिर रिसेंटली एससीओ कोऑपरेशन प्रोग्राम ऑन फूड सिक्योरिटी भी हुआ है 12 अक्टूबर 2018 को दुशानबे में। इस प्लान के हिसाब से एससीओ कंट्रीज क्या कर रही हैं, फूड सिक्योरिटी के लिए कॉमन अप्रोच लाने की बात कर रही हैं। चूंकि फूड सिक्योरिटी यहाँ पे एग्रीकल्चर के साथ काफी जुड़ा हुआ है तो ये भी रेलेवेंट हो जाता है। तो फूड सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में किसी कंट्री में कंडीशन कितनी वल्नरेबल है, इसके लिए वॉलंटरी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करना, फूड सिक्योरिटी को एड्रेस करने के लिए जो जो इनोवेटिव स्टेप्स लिए जा सकते हैं इसको दूसरी कंट्रीज के साथ शेयर करना, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड ज्वाइंट थीम इवेंट्स को कंडक्ट करना, एक्सपीरियंसेस को इंटरचेंज करना, प्रोफेशनल ग्रोथ करना, ये सब काम है। जनरल स्टडीज पेपर 2 बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट है ऑपरेशन लंगड़ा। जब से मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ की बीजेपी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, तब से उत्तर प्रदेश पुलिस ने कितने इनकाउंटर्स किए हैं, तो लगभग 8,472 इनकाउंटर्स किए हैं फॉर 3,302 एलिज्ड क्रिमिनल्स। और इसमें जो मौतें हुई हैं, जो डेथ टॉल है वो 146 है। रिसेंटली यूपी पुलिस के जो एडीजी हैं लॉ एंड ऑर्डर के, प्रशांत कुमार, इनका एक स्टेटमेंट आया। स्टेटमेंट ये बोलता है कि भाई यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टुवर्ड्स क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स, और अगर ड्यूटी पे किसी पुलिस वाले के ऊपर अटैक होता है तो पुलिस वाला पलट के फायर करेगा। इसमें कोलैटरल इंजरीज और डेथ्स भी हो सकती हैं, तो सिर्फ क्रिमिनल्स ही नहीं पुलिस वाले भी यहाँ पे कभी कभी मरते हैं। जब भी कोई इनकाउंटर किलिंग होती है तो इनकाउंटर किलिंग के ऊपर प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। कैसी गाइडलाइंस, कि मान लो कहीं पे इनकाउंटर हो जाता है, तो इनकाउंटर मान लो हो गया, तो वैसे नॉर्मली देखा जाए तो इनकाउंटर हो गया तो उसके ऊपर एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी होगी। तो अगर पुलिस ने मान लो इनकाउंटर कर दिया है तो पुलिस वो सारे दस्तावेज और वो सारे कंडीशंस जिसके अंदर वो इनकाउंटर हुआ इसका पोर्टला बना के लेके जाएगी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के पास और मजिस्ट्रेट को बताएगी कि भाई देखिए सर ऐसा ऐसा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी गाइडलाइंस दी है कि अगर इनकाउंटर होता है तो इस गाइडलाइंस के हिसाब से जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो काम करेंगे। इनकाउंटर केवल इंडिया में नहीं होते, इस प्रकार के शब्दों को इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स भी बोलते हो। तो पुलिस और आर्म फोर्सेस के द्वारा इन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को इनकाउंटर्स बोला जाता है और ये पूरी दुनिया में होते हैं, नॉट ओनली पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका। इनफैक्ट जब अंडरवर्ल्ड का राज हुआ करता था मुंबई में 1990s में, 80s में, मिड 2000 में, तो मुंबई पुलिस ने भी दबा के इनकाउंटर किए थे। याद है ना जब गुलशन कुमार को मारा था। उसके बाद आप देखोगे पाकिस्तान की सिंध पुलिस भी
फेमस है इस प्रकार के एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के लिए। इंडिया में मेरठ जोन जो है वेस्टर्न यूपी का, वहां सबसे ज्यादा इनकाउंटर, अरेस्ट और डेथ, उसके बाद आगरा, और उसके बाद तीसरे नंबर पे है आपका बरेली जोन। तो यूपी इसमें काफी आगे है, समझ गए भाई। तो ये थी न्यूज एक छोटी सी, इनकाउंटर से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए हैं तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। जनरल स्टडीज पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है वर्ल्ड एलिफेंट डे 2021 सेलिब्रेटेड। देखिए वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है 12 अगस्त को। ओवरऑल हमारे देश में एलिफेंट की स्टेटस को प्रोटेक्ट करने के लिए 2020 में हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर साहब और वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू साहब ने मिलकर बोला कि भाई हम एनिमल को प्रोटेक्ट करेंगे। अभी इस एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए, एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया इंडिया में जिसका नाम है सुरक्षा प्लेटफॉर्म। दिस इज अ नेशनल प्लेटफॉर्म ऑन ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। तो इंडिया में ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करने के लिए सुरक्षा नाम का एक नेशनल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस पोर्टल का काम है टू कलेक्ट रियल टाइम इंफॉर्मेशन एंड इट विल आल्सो मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन रियल टाइम बेसिस। इसके सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो भाई वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर का एक डाटा है, इसका यह बोलना है कि पूरी दुनिया में केवल 40,000 एलिफेंट्स बचे हुए हैं, ठीक है, और हर साल लगभग पूरी दुनिया में केवल 4,40,000 एलिफेंट्स बचे हुए हैं, रियली सॉरी 4,40,000, और हर साल 15,000 एलिफेंट्स का शिकार होता है, अलग अलग चीजों की, उसकी खाल के लिए, उसके आइवोरी टक्स के लिए, बट उसका शिकार होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को स्टेप्स तो लेने ही है एलिफेंट के पोचिंग को रोकने के लिए, साथ साथ एलिफेंट एक्सटिंक्शन ना हो जाए इसके लिए लोगों के अंदर अवेयरनेस भी फैलानी है। अब अगर आप देखो तो एलिफेंट कल्चरल और रिलीजियस आइकन्स है इंडिया में, लेकिन इनको काफी ज्यादा आप कह सकते हो मिसट्रीट किया जाता है। कभी कभी गलती से इलेक्ट्रोल्यूकेशन के कारण, ट्रेन एक्सीडेंट्स के कारण, पोचिंग के कारण, पॉइजनिंग के कारण भी ये लोग मर जाते हैं। हालांकि पॉइजनिंग यहाँ पे इंटेंशनल होती है। केरला वाला मुद्दा याद है ना, जहाँ पे एक हथनी को एक जहरीला फ्रूट खाने से उसकी मौत हो गई थी, तो काफी बवाल बच गया था। पोचिंग तो इंटेंशनली है। इलेक्ट्रोल्यूकेशन तो मतलब किसी इलेक्ट्रिसिटी लाइन के ऊपर गिर गई या किसी ट्रेन के सामने आ गए, तो इलेक्ट्रोल्यूकेशन और ट्रेन एक्सीडेंट और पोचिंग जैसी चीजें और तो बंद होनी चाहिए, पॉइजनिंग भी यहाँ पे बंदी होनी चाहिए। अगर आप वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर की बात करो तो जो नंबर ऑफ वाइल्ड एशियाटिक एलिफेंट्स हैं ये 50,000 से नीचे आ चुके हैं। एशियाटिक एलिफेंट की बात हो रही, पूरी दुनिया में तो 4,40,000 एलिफेंट्स है। जितने पहले एलिफेंट हुआ करते थे ऑन एन एवरेज, उसके 15% एलिफेंट बचे हैं केवल एशियाटिक एलिफेंट, ठीक है। कहां कहां पाए जाते हैं, तो इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में। आप कह सकते हो कि इंडिया इज द नेचुरल होम टू द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एशियन एलिफेंट्स। एशियन एलिफेंट्स की सबसे बड़ी पॉपुलेशन का नेचुरल होम है इंडिया। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार में एलिफेंट्स पाए जाते हैं। आईयूसीएन की रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज में इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में आते हैं। तो प्रोटेक्शन की कोई कमी नहीं है, अच्छी खासी स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन दी गई है एलिफेंट्स को। जनरल स्टडीज पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी में न्यूज आपको काम आएगी। फिर एक अच्छी खबर निकल के आ रही, इंडिया ने 100 गीगावाट रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को इंस्टॉल कर दिया है। इसमें लार्ज हाइड्रो इंक्लूडेड नहीं है। देखिए लार्ज हाइड्रो को रेन्यूएबल माना भी नहीं जाता। अब कुछ लोग कहते हैं लार्ज हाइड्रो रेन्यूएबल है, कुछ कहते हैं रेन्यूएबल नहीं है। उसको रेन्यूएबल इसलिए नहीं बोला जाता है क्योंकि लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स की वजह से कुछ नुकसान होते हैं। ओवरऑल आप देखोगे वाटर बैलेंस बिगड़ जाता है, नदियां सूख जाती हैं, ड्रेजिंग की प्रॉब्लम होती है, सिल्टेशन की प्रॉब्लम होती है, इंड्यूस्ड सीज्मिसिटी की प्रॉब्लम होती है। तो डेफिनेटली लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के बहुत से नुकसान होते हैं, इसलिए इसको रेन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। तो लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भी हटा दो तो इंडिया में 100 गीगावाट्स की रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल हो चुकी है, और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर आप इस बात को देखो कि हमारी टोटल जनरेशन कैपेसिटी 383.73 गीगावाट है। हम पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे हैं इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। 5वें नंबर के सबसे हाईएस्ट है हम सोलर कैपेसिटी इंस्टॉलेशन में, और चौथे नंबर के सबसे ज्यादा हाईएस्ट है हम विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन में। तो 100 गीगावाट रेन्यूएबल एनर्जी हम इंस्टॉल कर चुके हैं। 50 गीगावाट के ऊपर काम चल रहा है और 27 गीगावाट के टेंडर्स फ्लोट किए जा रहे हैं। टारगेट क्या है कि 2030 तक 450 गीगावाट ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी हम पैदा करेंगे। और 2022 तक कितना टारगेट था ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके, अगर आप लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भी यहाँ पे रेन्यूएबल एनर्जी मान लेते हो तो ओवरऑल रेन्यूएबल एनर्जी का नंबर इंडिया में 146 गीगावाट पहुंच जाएगा। बट ये एक्चुअली में 100 गीगावाट ही है अभी के लिए, क्योंकि लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को रेन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। अब इंडिया के पर कैपिटा एमिशंस की बात की जाए तो दुनिया के एवरेज के 1/3 है इंडिया के पर कैपिटा एमिशंस। उसके बाद भी हम अपनी इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मान रहे हैं। हम
अपने ग्रीन एसेट्स को बढ़ा रहे हैं, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन के टारगेट्स को मीट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज। और ये सब तब हो रहा है जब आईपीपीसीसी ने साफ साफ ये बोल रखा है कि भाई एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से लाइफ्स, लाइवलीहुड्स और बिजनेस सब पे इंपैक्ट पड़ेगा, तो दुनिया भर की कम्युनिटी को रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना है, और इंडिया डेफिनेटली यहाँ पे रिस्पॉन्सिबली एक्ट कर रहा है। इंडिया ने बोला है कि हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को 33 से 35% घटा देंगे व्हेन कंपेयर्ड टू 2005 लेवल्स बाय 2030, और 2030 तक हमारी 40% इलेक्ट्रिसिटी नीड्स रेन्यूएबल एनर्जी से आएगी। लेकिन जिस स्पीड से इंडिया आगे बढ़ रहा है ना, 2030 तक हमारी हो सकता है 40% से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी नीड्स रेन्यूएबल एनर्जी से पूरी हो। बहुत सारे स्टेप्स लिए सरकार ने क्लीन इलेक्ट्रिसिटी को प्रमोट करने के लिए। इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कर लीजिए, इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को प्रीपोन कर दिया गया है। 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट कब तक पूरा किया जाएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी 2 दिन पहले करंट अफेयर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। फिर ग्रीन मोबिलिटी, बैटरी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सारे के सारे कमिटमेंट्स के ऊपर इंडिया बहुत प्रोएक्टिवली काम कर रहा है, ताकि हम ग्रीन पावर को ज्यादा इस्तेमाल करें, रेन्यूएबल एनर्जी को ज्यादा इस्तेमाल करें और अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करें। जनरल स्टडीज पेपर 3 एनर्जी अचीवमेंट्स और कंजर्वेशन में न्यूज आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज है कॉमन सर्वे टू काउंट इंडियाज एलिफेंट एंड टाइगर पॉपुलेशन। देखिए, इंडिया में एक प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ टाइगर सर्वे अलग होता है और एलिफेंट सर्वे अलग होता है। टाइगर सर्वे 4 साल में एक बार होता है, एलिफेंट सर्वे 5 साल में एक बार होता है। अब बात यहाँ पे ये बताई जा रही है कि 90% इलाका ऐसा है जहां पे टाइगर भी घूमते हैं, एलिफेंट भी घूमते हैं। तो 90% ऑफ द एरिया में एलिफेंट टाइगर दोनों पाए जाते हैं। तो जब 90% ऑफ द एरिया में एलिफेंट टाइगर दोनों पाए जाते हैं, तो जरूरी है कि एक स्टैंडर्डाइज्ड मेथड डेवलप किया जाए, जिसके बेसिस पे एक ही सर्वे के अंदर टाइगर की पॉपुलेशन भी गिन ली जाए और एलिफेंट की पॉपुलेशन भी गिन ली जाए। और इसीलिए कॉमन सर्वे के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है भारत सरकार। अगर बात की जाए तो दुनिया भर की जो टाइगर पॉपुलेशन है उसकी 70% टाइगर आबादी इंडिया में पाई जाती है। दुनिया भर की एलिफेंट आबादी का 60% इंडिया में पाया जाता है। ओवरऑल 2018-19 के सर्वे के हिसाब से इंडिया में 2997 टाइगर्स हैं, और 2017 के हिसाब से, डाटा के हिसाब से, इंडिया में 29,964 एलिफेंट्स हैं। ओके, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाटा में गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 4,40,000 एलिफेंट्स हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया में जो 29,964 एलिफेंट की बात हो रही है ना, ये एशियाटिक एलिफेंट्स की बात हो रही है। ओके, फिर क्या बोला गया, 2006 में जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है देहरादून का, जो कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के साथ एफिलिएटेड है, इसका एक स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल है इन प्लेस, जो कि क्या बोलता है कि स्टेट्स किस प्रकार से टाइगर नंबर्स को एसेस करेंगे। तो टाइगर नंबर्स को एसेस करने के लिए बहुत सारे कैमरा ट्रैप्स लगाए जाते हैं और इनडायरेक्ट एस्टिमेशन मेथड होते हैं, जैसे कि टाइगर के पॉ के बेसिस पे आप ये एसेस करते हो कि ये किस टाइगर का पॉ है। आपने शेरनी नाम की मूवी देखी है विद्या बालन की, उसको जाके देखिए, टाइगर असेसमेंट कैसे होता है, टाइगर कंजर्वेशन के लिए हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, ग्राउंड लेवल की रियलिटीज उस पिक्चर में दिखाई गई हैं। अगर टाइगर्स की बात की जाए नंबर ऑफ, तो भाई सेंसस ऑफ 2017 के हिसाब से कर्नाटका में 6049 टाइगर है, हाईएस्ट नंबर इन इंडिया। बांदीपुर नेशनल पार्क ऑफ कर्नाटका अलॉन्ग विद नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये सबसे बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया है साउथर्न इंडिया में, और यहाँ पे सबसे ज्यादा वाइल्ड एलिफेंट्स मिलते हैं इंडिया में। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के रिजल्ट्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा टाइगर इंडिया में मध्य प्रदेश में 526 टाइगर, कर्नाटका में 524, उत्तराखंड में 442 टाइगर्स। उत्तराखंड का जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे 231 टाइगर्स पाए जाते हैं, और 3 टाइगर रिजर्व है, एक मिजोरम का डांपा रिजर्व, एक वेस्ट बंगाल का बुक्सा रिजर्व और एक झारखंड का पलामू रिजर्व। ये 3 ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जहां कोई टाइगर ही नहीं है। तो क्या मतलब है, वो टाइगर रिजर्व कैसा टाइगर रिजर्व जहां कोई टाइगर ही नहीं है। तो हालात टाइगर के रिस्पेक्ट में थोड़े खराब है, हालांकि पिछले कुछ सालों में बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। जनरल स्टडीज पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी, ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज, पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स न्यूक्लियर मिसाइल। ये न्यूज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। गजनवी नाम की बैलिस्टिक मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट किया है पाकिस्तान ने। 290 किलोमीटर की इसकी रेंज है। केवल 9 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। कौन कौन सी, चाइना, फ्रांस, इंडिया, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। और इन्हीं कंट्रीज के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स भी है। एक और कंट्री ऐसी है ईरान, जिसके पास फ्लाइट टेस्टेड बैलिस्टिक मिसाइल्स है जिनकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। यूएस के लैंड मास पे सीधे सीधे मिसाइल अटैक हो सके, ऐसी कैपेबिलिटी केवल 2 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि यूएस के नॉन अलाइज और उनके पास है, वो है चाइना और रशिया। देखिए, अगर आप बात करो फ्रांस की और यूके की, तो इनके पास लंबी रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, बट ये तो यूएस के अलाइज है ना।
यूएस का एलाई कौन नहीं, तो रशिया और चाइना आप कह सकते हो एलाई नहीं है। तो रशिया और चाइना दो ऐसी कंट्रीज हैं जिसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल के थ्रू न्यूक्लियर वेपन्स फेंक सकते हैं यूएसए पे, बट वो यूएस के एलाइज नहीं है। तो ओवरऑल यूएसए एक लिमिट से ज्यादा अपने आप को बाप बनता ना फिरे, इसमें भी रशिया और चाइना का एक बड़ा रोल रहा है। ठीक है भाई, बैलिस्टिक मिसाइल की क्या बात होती है, तो बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री वो ट्रेजेक्ट्री होती है जिसमें आपको बहुत लिमिटेड गाइडेंस देनी पड़ती है, बाकी वो मिसाइल ऑटोमेटिकली चलती रहती है। जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं उनको एटमॉस्फेयर के अंदर ही लॉन्च किया जाता है, वो विद इन एटमॉस्फेयर ट्रेवल करती हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ओवरऑल ऐसे लॉन्च की जाती हैं जब वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाती हैं, तो वो एटमॉस्फेयर के रेंज के बाहर भी चली जाती हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इफेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिसीज ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट इन डायस्पोरा में न्यूज आपको काम आएगी। और आज की आखिरी न्यूज, काबुल ऑफर्स तालिबान पावर शेयरिंग टू एंड वायलेंस। देखिए इस पर्टिकुलर न्यूज को सुन के मुझे बस एक ही चीज याद आई, अब पछतावत होत क्या जब चुड़िया चुग गई खेत। बात यह है कि अफगान सिटी ऑफ गजनी के ऊपर तालिबान ने कब्जा कर लिया, ये काबुल से केवल 150 किलोमीटर दूर है। 10 प्रोविंशियल कैपिटल्स के ऊपर कब्जा किया है तालिबान इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि ये बात ऑलमोस्ट श्योर है कि तालिबान कब्जा कर लेगा पूरे अफगानिस्तान के ऊपर। अब इस बीच में अफगानिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने तालिबान के सामने एक प्रपोजल रखा है कि आप हमारे साथ ये प्रपोजल साइन कर लीजिए और पावर शेयरिंग कर लेते हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि तालिबान के नेगोशिएटर्स इस प्रपोजल को मानेंगे। ये जो तालिबान के नेगोशिएटर्स कतर में बैठ के पावर शेयरिंग डील के ऊपर बातचीत कर रहे हैं ना, उनके सामने अफगान सरकार ने एक पावर शेयरिंग एग्रीमेंट रखा है, वो मानेंगे या नहीं मानेंगे इस बात के चांसेस बहुत कम है। पूरा का पूरा नॉर्दर्न और वेस्टर्न अफगानिस्तान अब तालिबान के कब्जे में आ चुका है। आइसोलेटेड पॉकेट्स में चीजें अभी अफगानिस्तान सरकार के अंदर हैं और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि वो भी छूट के निकल सकती हैं। इनफैक्ट मज़ार शरीफ जैसी सिटीज जो भी कभी भी तालिबान की बेस्टियन नहीं थी, ये सिटीज के लोग ही एंटी तालिबान थे, ये तक तालिबान के कंट्रोल के अंदर जा चुकी हैं। तो हालात तालिबान के अंदर बहुत ज़्यादा खराब है और गजनी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, ये भी तालिबान के कंट्रोल के अंदर चली गई है। काबुल से आप कह सकते हो लगभग 150 किलोमीटर ही दूर रह गया है तालिबान। हालांकि काबुल के ऊपर कब्जा कर पाना इतना आसान नहीं है। यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने तो ये तक बोल दिया था कि 90 दिन के अंदर पूरा का पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में चला जाएगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में पर्टिकुलर न्यूज आपके लिए रेलेवेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आज की इस लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ यूजफुल जानने को मिला हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस लेक्चर को शेयर करिएगा और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।